Okay, good afternoon to everyone. गुड आफ्टरनून सर। आफ्टरनून। ठीक है, तो आज आप लोगों ने कोई डाउट्स वगैरह नहीं भेजे? हाँ, क्या हो गया? सब क्वेश्चन आप खुद ही सॉल्व कर रहे हो क्या? है ना? या दो चीजों में डाउट्स नहीं होते हैं, या तो आपने सॉल्व नहीं किया है या सॉल्व किया है तो कंप्लीट नहीं कर पाए वो भी चैप्टर। हाँ, तो इसलिए आई विल बी गिविंग 1 वीक मोर टाइम। तो नेक्स्ट वीक में करंट कंप्लीट हो जाएगा, है ना? जो भी डाउट्स है भेज देना, उसके बाद फिर उसके अगले वीक में हम कैपेसिटर्स करेंगे, है ना? और आज मैंने वो एक्स्ट्रा भी नहीं पढ़ाया है ना, क्योंकि कुछ यहाँ पे कनेक्टिविटी इशू भी आ रही थी। नेक्स्ट वीक में एक्स्ट्रा भी क्लास होगी, जो आपके डाउट क्लास है उसमें नेक्स्ट वीक में हम कार्नोट साइकिल वगैरह के बारे में डिस्कस करेंगे, है ना? आज नहीं कर पाया मैं, नेक्स्ट वीक जरूर करेंगे। तो वो मैं आपको मैसेज दे दूँ, जब भी जो चीज़ होगी वो ग्रुप में प्रॉपरली इन्फॉर्म हो। मैंने इसलिए मैंने मैसेज दिया था कि आज कोई चैप्टर होगा, जिसको भी उसमें जो करना होगा कर सकते हैं। बस वही है कि क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करते रहो, क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो डाउट जरूर आएंगे, और जो डाउट्स है उसको ग्रुप में भेज दो। तो कई बार स्टूडेंट ही आपस में सॉल्व कर लेते हैं, नहीं होगा तो आई विल सॉल्व, या उसको एज ए प्रैक्टिस सेशन हम बना लेंगे। जैसे कई बार हम करते हैं कि जो भी डाउट्स होते हैं करके मैं आपको देता हूँ, फिर उसको आप सॉल्व करते हो क्लास में, तो उससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाती है ना। किसी का भी डाउट्स हो और फायदा सभी का हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में विल श्योरली डिस्कस द डाउट्स एंड 11th टॉपिक को डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो आज आपको जो पढ़ना है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। दैट टॉपिक इज डाइलेक्ट्रिक, है ना? या जो हम कैपेसिटर में टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज योर डाइलेक्ट्रिक। तो डाइलेक्ट्रिक का सिंपल सा मतलब हो गया, यहाँ जो टॉपिक है वो सिंपल सा ये है, डाइलेक्ट्रिक एंड इट्स इफेक्ट ऑन कैपेसिटी, इट्स इफेक्ट ऑन कैपेसिटी, ये आपका टॉपिक का नाम है। विल बी डिस्कसिंग द डाइलेक्ट्रिक एंड इट्स इफेक्ट ऑन कैपेसिटी। डाइलेक्ट्रिक होते क्या है और किसी भी डाइलेक्ट्रिक का कैपेसिटर के ऊपर इफेक्ट क्या होता है। और रखना कि जब भी हमें वर्ड यूज करते हैं डाइलेक्ट्रिक ना, तो डाइलेक्ट्रिक भी एक नॉन कंस्ट्रक्टिंग सब्सटेंस ही होती है ना। डाइलेक्ट्रिक कोई अलग चीज नहीं है, डाइलेक्ट्रिक्स आर राइट नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस, नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस, ये आपके नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस ही होते हैं। लाइक नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस लाइक ग्लास आप ले लो, ग्लास, प्लास्टिक, है ना, पेपर एक्सट्रैक्ट। तो ग्लास, प्लास्टिक, पेपर, ये सारी चीजें होती हैं। ये चीजें क्या होती है, जैसे कि आपकी डाइलेक्ट्रिक्स होती है। डाइलेक्ट्रिक कोई अलग चीज नहीं होती है, नॉन कंडक्टिंग डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस के क्या होता है, जैसे कि आपकी डाइलेक्ट्रिक। अब देखना, कोई भी अगर डाइलेक्ट्रिक होगा तो डाइलेक्ट्रिक में दो चीजें दी होती हैं। एक के बारे में तो आप जानते हो, एक टर्म हम इसमें यूज करते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। The first term is used as a dielectric constant. यहाँ पे पढ़ा था, this is the ratio between the epsilon by epsilon naught, permittivity of the medium and permittivity of the free space. तो हर डाइलेक्ट्रिक का कुछ ना कुछ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो, है ना। लाइक अगर मैं बात करूं कि if I take the glass, तो ग्लास जो होता है उसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K होता है, that is equal to the 6। अगर मैं बात करूं वाटर, है ना, तो जो वाटर होगा इसके जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो 80 होता है ना। एयर का अप्रोक्सीमेटली 1 के इक्वल। एयर का अगर हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ले लें तो 1 से थोड़ा सा ज्यादा होता है, इसको हम 1 ले सकते हैं। तो हर डाइलेक्ट्रिक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा, वो हम जानते हैं। इन दोनों के रेशियो के हम क्या होते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ऐसे ही डाइलेक्ट्रिक अगर कोई होगा ना, तो उसका एक डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ भी होता है। एक और वर्ड हम यूज करते हैं, दैट वर्ड इज नोन एज द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, है ना। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ भी होता है कि हर डाइलेक्ट्रिक का आपको कुछ डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ भी जानना होता है। तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो होता है, इसको आप इस तरह से डिफाइन करते हो, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फील्ड, maximum field a dielectric can withstand, a dielectric can withstand without breakdown, a dielectric can withstand without breakdown, है ना। इसी को हम बोलते हैं कि आपका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी होता है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ भी होता है। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड
ए डाइलेक्ट्रिक कैन विथस्टैंड विदाउट ब्रेकडाउन, उसी को हम क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। अब समझ है डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन का मतलब ये हो जाएगा ना कि वो कंडक्ट करना स्टार्ट होता है ना, कि जब भी किसी डाइलेक्ट्रिक का डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो जाएगा, है ना, तो हम बोलेंगे कि डाइलेक्ट्रिक स्टार्ट्स कंडक्टिंग। अगर इसका डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो रहा है, देन डाइलेक्ट्रिक स्टार्ट्स कंडक्टिंग, डाइलेक्ट्रिक स्टार्ट कंडक्टिंग, है ना। वैसे तो डाइलेक्ट्रिक नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस है, लेकिन जब उसका डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो जाएगा बहुत एक्सेसिव फील्ड की वजह से, कि अगर बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसकी वजह से डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो जाएगा, वो क्या कर लेगा, कंडक्ट करना स्टार्ट कर देता है ना। जैसे प्लास्टिक पेपर है, इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने लगेगा, वो लेकिन वो फील्ड बहुत ज्यादा होती है। लाइक अगर मैं बात करूँ एयर का जो इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है, इफ आई टॉक अबाउट द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर, है ना, कि भाई एयर का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितना होगा, तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर जो होगा ये 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर, है ना, कि अगर इतना इलेक्ट्रिक फील्ड एयर में आ जाए, अगर एयर को हम इतने इलेक्ट्रिक फील्ड को सब्जेक्ट कर दें, तो नॉर्मली उसके आयनाइजेशन हो जाएगा और उसमें कंडक्शन स्टार्ट हो जाएगा, है ना, इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो हम बोलेंगे उस डाइलेक्ट्रिक का क्या हो गया, जैसे आपका डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। तो हम कोशिश करते हैं कि कोई भी डाइलेक्ट्रिक जो हो उससे बियॉन्ड नहीं जाए, कभी भी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यही तो कैपेसिटेंस को बेसिकली आपका जो चार्ज स्टोरेज कैपेसिटी को यही तो लिमिट लगाता है, अदरवाइज तो हम कितना भी चार्ज स्टोर कर सकते हैं उसमें। तो जो लिमिटेशन होती है वो इसी की होती है कि हम इतना चार्ज जरूर कैपेसिटर में लगाएंगे ताकि उसके बीच में जो भी मीडियम है उसका डायरेक्ट ब्रेकडाउन हो। अगर एयर है तो दूसरा मीडियम है तो उसका ब्रेकडाउन नहीं होना चाहिए, ब्रेकडाउन नहीं अगर हो जाएगा तो नॉर्मली वो फिर कोलैप्स कर जाएगा, राइट, जैसे कि एक हमने न्यूमेरिकल भी सॉल्व किया। तो ये जो चीज होती है इसी को हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो हमेशा डाइलेक्ट्रिक का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ भी दिया होगा, भाई एयर का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होता है, जैसे कि आपका इतना होता है ना। तो ये चीज आगे डाइलेक्ट्रिक की बेसिक्स हमने डिस्कस की। अब एक चीज आते हैं, जो डाइलेक्ट्रिक होते हैं इसकी दो कैटेगरी होती है ना, कि जब भी हम डाइलेक्ट्रिक की बात करेंगे ना, तो डाइलेक्ट्रिक की अगर हम देखें तो देयर इज टू कैटेगरीज। एक तो डाइलेक्ट्रिक होता है उसको हम बोलते हैं पोलर डाइलेक्ट्रिक, है ना, कि कोई भी अगर डाइलेक्ट्रिक होगा तो इस डाइलेक्ट्रिक की को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, वन इज पोलर एंड दूसरा क्या होता है, जैसे कि आपका नॉन पोलर, है ना। डाइलेक्ट्रिक्स की दो कैटेगरी हो जाएगी, एक तरह का जो डाइलेक्ट्रिक होगा दैट इज नोन एज ए पोलर डाइलेक्ट्रिक, इसको हम क्या बोलेंगे, जैसे कि आपका पोलर डाइलेक्ट्रिक, और दूसरा जो डाइलेक्ट्रिक होगा दिस इज नोन एज ए नॉन नॉन दो तरह के डाइलेक्ट्रिक्स हो गए, एक तो आपका पोलर हो गया, दूसरा क्या हो गया, जैसे कि आपका नॉन, है ना। तो जो पोलर डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं ये डाइपोल पजेस करते हैं, है ना, पजेस परमानेंट डाइपोल, परमानेंट डाइपोल, है ना। और जो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं डू नॉट पजेस डाइपोल, डू नॉट पजेस डाइपोल, है ना। तो ये डिफरेंस होता है दोनों में कि पोलर में डाइपोल्स होते हैं और नॉन पोलर में डाइपोल्स नहीं होते। जैसे अगर मैं पोलर डाइलेक्ट्रिक्स की बात करूं लाइक HCl हो गया, है ना, HCl इज ए पोलर डाइलेक्ट्रिक, है ना, इसमें डाइपोल्स होते हैं। जैसे अगर कोई परमानेंट पोलर डाइलेक्ट्रिक है तो इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का सेंटर कॉन्साइड नहीं करता, है ना। तो जब पॉजिटिव और नेगेटिव का सेंटर कॉन्साइड नहीं करता, सेपरेशन होता है, तो एक डाइपोल बन जाता है। तो उसमें बहुत सारे डाइपोल्स होते हैं, लेकिन जो ये डाइपोल्स होते हैं ये रैंडम, इसकी जो प्लेसमेंट होती है वो कैसे होती है, जैसे कि आपकी रैंडम, ये रैंडम बेसिकली आपके इसमें डायरेक्ट्रिक्स होते हैं, इसका डिस्ट्रीब्यूशन रैंडम होता है, कोई प्रेफर्ड डायरेक्शन नहीं, है ना। तो इस तरह से रैंडमली क्या होता है, जैसे कि आपकी ये डिस्ट्रीब्यूट होती है, राइट। तो इसमें डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है, जैसे कि आपका रैंडम। तो परमानेंट डाइपोल होते हैं, लेकिन अगर सर मैं इसकी आपकी बात आवाज नहीं आ रही है। नहीं आ रही है बेटा, मेरी आवाज नहीं आ रही क्या, आवाज आ सर रही है आ नहीं तो आ रही रही, है। आ रही बेटा। सर आ रही है। आपके एंड में कनेक्शन एक बार देख लेना आपस में, है ना, उधर कनेक्शन में कभी कभार एरर होती है तो उस वजह से नहीं आता है ना। तो चेक कर लो आप इसमें एक बार एग्जिट करके फिर से एंटर कर दो, तो हो सकता है कि आपको आवाज सुनाई देने लगी, है ना। तो आप आगे पजेस परमानेंट डाइपोल, तो इस तरह से परमानेंट डाइपोल होगा। और जो नॉन पोलर होते हैं दे डू नॉट पजेस द परमानेंट डाइपोल, इसलिए हमने कहा कि इसमें डाइपोल जरूर है, लेकिन इसका अगर हम नेट डाइपोल मोमेंट की बात करें, कि अगर मैं बात करूं कि इसका नेट डाइपोल मोमेंट क्या होगा, है ना, तो वो जीरो हो जाए,
है ना, इसलिए 0 हो जाएगा क्योंकि रैंडम है ना, सारे वेक्टर सम क्या हो जाएगा, क्या कैंसिल हो जाएगा। और जो नॉन पोलर होते हैं इसमें तो डाइपोल होता ही नहीं, है ना, कि इसमें कोई डाइपोल नहीं होता, मतलब इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कॉन्साइड करते हैं। तो दोनों तरह के डाइपोल्स होते हैं, एक डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं, एक तो पोलर और दूसरा क्या हो जाएगा इसलिए आपका नॉन पोलर। तो इसमें तो डाइपोल ही नहीं है, तो इसका भी नेट डाइपोल मोमेंट क्या होगा इसलिए आपका 0। अगर तो नॉर्मल कंडीशन में देखें तो इसमें कुछ परमानेंट डाइपोल है, इसमें नहीं है, लेकिन दोनों का नेट डाइपोल मोमेंट क्या होता है उसके आपका 0, राइट। लेकिन मेन चीज आता है ये तो एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करेंगे तो क्या होगा, मेन जो आपको सीखना है यहाँ पे, डाइपोल प्लेस्ड इन ए एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, कि हम यहाँ पे पढ़ेंगे डाइपोल प्लेस्ड इन डाइलेक्ट्रिक प्लेस्ड इन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म फील्ड। अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करेंगे तो क्या होगा, डाइलेक्ट्रिक प्लेस्ड इन एक्सटर्नल फील्ड, एक्सटर्नल फील्ड, कि किसी भी डाइलेक्ट्रिक को अगर हम एक्सटर्नल फील्ड में प्लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, और जानता कि जो डाइपोल है ना ओरिएंट हो जाएंगे टॉर्क की वजह से, क्योंकि जो सारे डाइपोल्स थे रैंडमली थे ना, अगर इसके ऊपर एक्सटर्नल फील्ड लग जाए तो टॉर्क की वजह से रोटेट होके ऑर्डर में आ जाएंगे, और इसमें स्ट्रेचिंग की वजह से डाइपोल बन जाएगा। पॉजिटिव पे राइटवर्ड फोर्स रहेगा, नेगेटिव पे लेफ्टवर्ड फोर्स रहेगा, स्ट्रेचिंग की वजह से क्या फॉर्म मिलेगा, क्या पड़ेगा। तो एक्सटर्नल फील्ड में दोनों तरह के डाइलेक्ट्रिक का बिहेवियर क्या होता है, जैसे आपका सेम। अगर मैं किसी भी डाइलेक्ट्रिक को इस तरह से एक्सटर्नल फील्ड में प्लेस करूं, ये कोई एक्सटर्नल फील्ड यहाँ पे बेसिकली क्या कर रही है, जैसे आपके एग्जिस्ट कर रही है किसी ई नॉट, है ना, तो सारे डाइपोल जो होंगे इस तरह से ऑर्डर में, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, इस तरह से सारे किस में आ जाएंगे, जैसे आपके ऑर्डर में नेगेटिव, है ना, तो आपको पता है सारे ऑर्डर में आ जाएंगे नेगेटिव पॉजिटिव। जैसे मैंने एक्सटर्नल फील्ड में इसको प्लेस किया, दोनों तरह के डायरेक्ट्रिक इस तरह से नेगेटिव पॉजिटिव एक ओरिएंटेशन आता है, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं पोलराइजेशन। So when dielectric placed in external field, then polarization of dielectric takes place. Polarization of dielectric takes place. है ना, कि डाइलेक्ट्रिक का क्या हो जाएगा, इसलिए आपका पोलराइजेशन हो जाएगा, है ना। पोलराइजेशन का मतलब ये है कि नेगेटिव पॉजिटिव इस तरह से क्या होंगे, इसलिए आपका ऑर्डर में आएगा। तो इसी प्रोसेस को वी कॉल एज बेसिकली आपका पोलराइजेशन। अगर ऐसा होगा तो डाइलेक्ट्रिक का क्या हो जाएगा, इसलिए आपका पोलराइजेशन है। तो एक चीज है कि पोलराइजेशन हो गया, तो आप थोड़ा एक चीज ध्यान रखना है, इसमें क्या होगा कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो होंगे ये तो जीरो हो गए, ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज भी जीरो, लेकिन एक्सट्रीम वाला चार्ज है वो बच जाता है, तो हम बोलते हैं यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज है। इस नेगेटिव चार्ज को हम क्या बोलेंगे, इंड्यूस्ड चार्ज। तो जैसे कंडक्टर में चार्ज इंड्यूस होता था, इसमें भी होता है कि जब भी पोलराइजेशन होगा तो बीच वाले चार्ज तो प्लस माइनस जीरो होगा, एक्सट्रीम में नेगेटिव यहाँ बच जाएगा और यहाँ पे एक्सट्रीम में पॉजिटिव होगा, और इसी चार्ज को हम क्या होता है, जैसे आपका इंड्यूस्ड, यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे आपका एक चार्ज का इंडक्शन होता है ना। और ना कंडक्टर में क्या होता था कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता था, इसमें कोई चीज फ्लो नहीं होती क्योंकि तो इंसुलेटर है ना, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते ही नहीं, जस्ट सारे ऑर्डर में। तो जब सारे ऑर्डर में होंगे तो यहाँ पे एक नेट नेगेटिव चार्ज बच जाएगा और यहाँ पे एक नेट पॉजिटिव चार्ज। इसको भी हम जो चार्ज को नाम देते हैं, इसको हम बोलते हैं जैसे आपका इंड्यूस्ड चार्ज। तो ये प्रोसेस होता है, इसी को हम बोलते हैं जैसे आपका पोलराइजेशन। तो जब भी कोई डाइलेक्ट्रिक एक्सटर्नल फील्ड में होगा तो डाइलेक्ट्रिक का पोलराइजेशन होगा, सारे जो डाइपोल्स हैं एक ऑर्डर में आते हैं। अब एक चीज है कि हमें जो मेन पर्पस था, आपको कैपेसिटर में इसका इफेक्ट पढ़ना कि भाई डाइलेक्ट्रिक में कैपेसिटर का इफेक्ट क्या होता है, राइट। पहला तो इसको लिखो, सर ये डाइपोल बन क्यों रहा है? डाइपोल होता है बेटा, इसमें नेचुरली डाइपोल ही होता है, मतलब बनता नहीं, उसमें होते हैं। जैसे HCl है ना, HCl में डाइपोल नेचुरली होता है, नाइट्रोजन पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ये नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस होता है। H2O भी डाइपोल ही होता है। तो जो नेचुरल सब्सटेंस होते हैं वो डाइपोल होते ही है ना, कि बहुत सारे नेचुरल सब्सटेंस जो होते हैं वो क्या होते हैं, डाइपोल होते ही है ना। लाइक H2O है, वाटर भी है, तो डाइपोल ही है ना। सर नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक का नेट डाइपोल मोमेंट तो जीरो नहीं आना चाहिए। बेटा नॉन पोलर में तो डाइपोल है ही नहीं ना, उसमें नेचुरल डाइपोल होता ही नहीं है।
भाई डायपोल तो तब होगा ना जब सेपरेशन होगा पॉजिटिव और नेगेटिव में, तो इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव सेपरेशन होता ही नहीं है, तो डायपोल मोमेंट Q इंटू डी होता है ना, ये आपने पढ़ा था बेसिकली। आपका ये जो डायपोल मोमेंट होता है P, ये आपका होता है चार्ज इंटू सेपरेशन, तो इसमें तो कुछ डी सेपरेशन है, इसलिए तो हम इसको पोलर बोल रहे हैं, तो इसमें तो कोई डी सेपरेशन है ही नहीं ना, तो अगर डी सेपरेशन नहीं है तो इसका डायपोल मोमेंट इंडिविजुअल का ही जीरो, तो नेट का भी क्या हो जाएगा सर, आपका जीरो हो जाएगा। लेकिन जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेस करेंगे, इस पॉजिटिव के ऊपर राइटवर्ड फोर्स लग जाएगा और नेगेटिव के ऊपर लेफ्टवर्ड फोर्स, तो एक स्ट्रेचिंग होगी और सेपरेशन प्रोड्यूस होगी, तो दोनों का जो इफेक्ट होगा वो सेम होगा, कि चाहे पोलर हो नॉन पोलर हो, एक्सटर्नल फील्ड में दोनों का बिहेवियर क्या होता है सर, आपका सेम, तो उस तरह से चाहे पोलर हो चाहे नॉन पोलर है, तो इसकी हम बात कर रहे हैं। वापस मतलब पोलर हो या नॉन पोलर हो, आपको अब समझने की जरूरत नहीं, एक्सटर्नल फील्ड में दोनों एक ही जैसा, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं। अब हम आ जाते हैं, थोड़ा सा मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर बना रहा हूँ कैपेसिटर, है ना, कि आपको इफेक्ट ऑन कैपेसिटर को जानना है, तो थोड़ा सा हम यहाँ पे समझते हैं कि कैपेसिटर में इसका इफेक्ट कैसा है ना। तो क्या होता है एक्चुअली में कि यहाँ पे अगर हम इफेक्ट ऑन कैपेसिटर देखें, ये आपके कोई कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट होगी और ये आपकी कोई नेगेटिव प्लेट, आपको तो ऑब्वियसली बात है, इस पे कोई चार्ज होगा, इसके ऊपर अगर प्लस क्यू नॉट है, तो यहाँ पे चार्ज आ गया माइनस क्यू, है ना, इसके ऊपर अगर प्लस क्यू नॉट चार्ज है तो इसके ऊपर चार्ज कितना आ जाएगा आपको माइनस क्यू। हम क्या करते हैं, बीच में एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दें, इस पूरे मीडियम में एक आपने क्या प्लेस कर दिया, डाइलेक्ट्रिक स्लैब, है ना, इसको हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक स्लैब। यूजली जो कैपेसिटर होता है ना, उसके बीच में वैक्यूम नहीं होता, ये एयर नहीं होती, डाइलेक्ट्रिक स्लैब होता है, पीस ऑफ पेपर प्लास्टिक कुछ ना कुछ होता है प्लेट में, वो क्या होती है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब। तो क्या होगा, जैसे आप डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालोगे, क्यू एंड क्यू नॉट एंड माइनस क्यू नॉट फील्ड होगी, इसी फील्ड को तो हम एक्सटर्नल फील्ड बोलेंगे। ये सारे चार्ज पॉजिटिव हैं, तो बीच में ये चार्ज अगर नेगेटिव हो गए तो बीच में एक यूनिफॉर्म फील्ड है ना, कि बीच में क्या हो जाएगा सीधे आपके एक यूनिफॉर्म फील्ड है, इस तरह से एक्सटर्नल फील्ड। और ये जो फील्ड होगी एक्सटर्नल फील्ड, इसको मैं लिख सकता हूँ, ये जो फील्ड होगी ये सिग्मा नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, और सिग्मा नॉट की वैल्यू हो जाएगी क्यू नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट। अगर इस कैपेसिटर प्लेट के ऊपर क्यू माइनस क्यू नॉट चार्ज है, तो इतने अमाउंट के बीच में क्या एग्जिस्ट करेगी, एक्सटर्नल फील्ड आएगी। और जैसे एक्सटर्नल फील्ड आएगी, आपको पता है इस तरह के स्ट्रक्चर बनाने के सारे डायपोल से, तो यहाँ पे एक चार्ज इंड्यूस होता है, तो बीच वाली चीजों को हम नहीं बनाते हैं, बल्कि सिर्फ इंड्यूस चार्ज होना। तो क्या होगा, इसमें ओरिएंटेशन की वजह से एक डाइलेक्ट्रिक के सरफेस पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा, यहाँ पे जो चार्ज इंड्यूस होगा वो कैसा होकर जाएगा, नेगेटिव, और यहाँ पे चार्ज हो जाएगा एक पॉजिटिव, यहाँ पे जो चार्ज होगा ये क्या हो जाएगा सीधे आपको पॉजिटिव। तो जैसे ये तो कैपेसिटर प्लेट के ऊपर तो प्लस क्यू नॉट चार्ज है, यहाँ पे एक माइनस क्यू आई है, क्यू आई स्टैंड फॉर नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर माइनस क्यू नॉट है, यहाँ पे एक प्लस क्यू आई है ना, तो यहाँ पे क्यू नॉट है माइनस क्यू नॉट है मेन चार्ज, इस डाइलेक्ट्रिक पे यहाँ पे एक इंड्यूस चार्ज है, नेगेटिव इंड्यूस चार्ज पॉजिटिव इंड्यूस चार्ज। अब होता है कि एक्सटर्नल फील्ड होगी तो एक इंड्यूस फील्ड भी तो आ जाएगी, मेन फील्ड तो राइटवर्ड है ई नॉट, एक इस इंड्यूस चार्ज की वजह से फील्ड इस तरफ आ जाएगी, इसको हम बोलेंगे ई आई, है ना, ई आई इसमें क्या जनरेट हो जाएगा सर, आपका ई आई। अब अगर मैं बोलूं आपसे कि व्हाट इज द नेट फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक, कि डाइलेक्ट्रिक के अंदर नेट फील्ड कितना होगा इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक, ये जो डाइलेक्ट्रिक होगा उसके अंदर नेट फील्ड कितना होगा, दोनों में डिफरेंस आ जाएगा, एक्सटर्नल फील्ड ई नॉट है, ई आई लेफ्टवर्ड है, तो जो नेट फील्ड होगी ये आपकी हो जाएगी ई नॉट माइनस, ये जो नेट फील्ड होगी इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ई नॉट माइनस ई, क्या करें। और ये नेट फील्ड हम जानते हैं कितना होगा, ये नेट फील्ड हम जानते हैं, आपने पढ़ा था स्टार्टिंग के चैप्टर्स में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सबसे पहले, जब आप नेट फील्ड जानते हो कितना होता है, नेट फील्ड आपने बोला है ई नॉट माइनस ई आई होगा, और ये नेट फील्ड हम जानते हैं कितना होगा, क्योंकि स्टार्टिंग में आपने पढ़ा था कि जब कहीं पे वैक्यूम होता है तो अगर फोर्स की वैल्यू एफ नॉट है, तो बीच में अगर मीडियम आ जाएगा तो फोर्स की वैल्यू एफ नॉट बाई के हो जाती है, पढ़ा था।
वैक्यूम में अगर फोर्स एफ नॉट है तो मीडियम आ जाएगा, तो एफ नॉट पे क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो डायरेक्ट स्लैब का कांस्टेंट भी क्या है। तो अगर फोर्स एफ नॉट से एफ नॉट पे क्या आ गया तो फील्ड तो ऐसी हो जाएगी ना, फोर्स और फील्ड आपस में रिलेटेड ही तो होते हैं, तो फील्ड भी क्या हो जाएगी 1/k टाइम्स। तो हम ये जानते हैं कि नेट फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक जो होगा वो हमेशा E नॉट बाई के होता है, हमेशा ध्यान रखना, इसका कोई एक्सेप्शन नहीं। कभी भी अगर एक्सटर्नल फील्ड E नॉट है तो डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो नेट फील्ड होगा वो E नॉट बाई के होगा। जैसे फोर्स एफ नॉट से एफ नॉट बाई के होता है, तो फील्ड भी क्या होती है, जैसे आपकी E नॉट से क्या होती है, जैसे आपका E नॉट बाई के। और जैसे आपने रिलेशन लिखा ना, आपको इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी, आपको ये आ जाएगा कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द इंड्यूस्ड फील्ड, है ना। यहाँ पे आपकी किसकी वैल्यू आ जाएगी, इंड्यूस्ड फील्ड, क्योंकि अभी आपने पढ़ा कि E नॉट बाई के जो होगा ये E नॉट माइनस E आई हो जाएगा, तो हम यहाँ से इंड्यूस्ड फील्ड निकाल सकते हैं। इस केस में इंड्यूस्ड फील्ड कितना, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द इंड्यूस्ड फील्ड, इंड्यूस्ड फील्ड आ गया। इंड्यूस्ड फील्ड E आई की जो वैल्यू होगी ये आपकी हो जाएगी E नॉट इंटू 1 माइनस 1 बाई, है ना। तो ये पहला फॉर्मूला कि जब भी किसी डाइलेक्ट्रिक को किसी एक्सटर्नल फील्ड E नॉट में प्लेस करेंगे तो उसमें एक इंड्यूस्ड फील्ड है, इंड्यूस्ड फील्ड की वैल्यू हो जाएगी E नॉट इंटू 1 माइनस 1 बाई। अगर इंड्यूस्ड फील्ड होगी तो इंड्यूस्ड चार्ज होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसलिए आपका इंड्यूस्ड चार्ज, और इंड्यूस्ड चार्ज भी निकाल सकते हैं। इंड्यूस्ड चार्ज की वैल्यू हो जाएगी QI बाई एप्सिलॉन नॉट ए, इंड्यूस्ड चार्ज आ गया आपका। जैसे फील्ड की वैल्यू अगर Q नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट ए तो होती है, तो इंड्यूस्ड चार्ज अगर QI है तो फील्ड की जगह पे आपने ये पुट कर दिया, और E नॉट की जगह पे हम जानते हैं E नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट ए हो गया इनटू 1 माइनस 1 बाई के। तो आप देखो यहाँ से ये टर्म तो कैंसिल हो गया, ये इंड्यूस्ड चार्ज है, तो इंड्यूस्ड चार्ज की जो वैल्यू होगी वो Q नॉट इंटू 1 माइनस 1 बाई। ये दो फॉर्मूले आ कि जब भी किसी डाइलेक्ट्रिक को हम एक्सटर्नल फील्ड में प्लेस करेंगे तो इंड्यूस्ड फील्ड होगी और इंड्यूस्ड चार्ज, वो कितना होगा सारा कुछ डिपेंड करेगा इस के। लाइक अगर मैंने ऐसे ले लिया कि बीच में ग्लास है, कि बीच में डाइलेक्ट्रिक स्लैब जो आपने लिया वो ग्लास का लिया है, तो अभी आप जानते हो ग्लास की वैल्यू कितनी होती है, 6 होती है, ठीक। तो ग्लास अगर 6 है तो जो इंड्यूस्ड फील्ड होगी, है ना, ये आपकी 5/6 ऑफ E नॉट, ए की वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर देंगे, जैसे आपका 6 5/6 टाइम ऑफ E नॉट, ये इंड्यूस्ड चार्ज होगा, है ना, यही वही है 5/6 ऑफ Q नॉट होगा, है ना, कि भाई इंड्यूस्ड चार्ज भी कितना हो जाएगा, के की वैल्यू अगर हम पुट कर दें 6 तो ये 5/6 टाइम ऑफ क्या हो जाएगा, Q नॉट। तो अब देखना कंडक्टर में भी इंड्यूस्ड चार्ज होते हैं, इसमें भी इंड्यूस्ड चार्ज है, लेकिन दोनों फर्क है। कंडक्टर में क्या होता था, हमेशा इक्वल अपोजिट चार्ज इंड्यूस होता है, अगर यहाँ पे Q नॉट है तो यहाँ माइनस Q नॉट होता है, गॉस लॉ हम यूज करते थे। तो इसमें ऐसा नहीं है, इलेक्ट्रिक में ऐसा नहीं है, इलेक्ट्रिक में बेस्ड ऑन द के डिफरेंट चार्ज, है ना। क्योंकि अगर मैं इसी केस में अगर मैं एक केस डिस्कस कर लूं कि अगर ये कंडक्टर है ना, ये स्लैब इज कंडक्टिंग, अगर ये कंडक्टिंग स्लैब है, कंडक्टिंग स्लैब, तो आप ना कंडक्टिंग स्लैब जो होता है ना उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इनफाइनाइट होता है, किसी भी कंडक्टर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है, जैसे आपका इनफाइनाइट। तो अगर के इनफाइनाइट होगा यहाँ से इंड्यूस्ड फील्ड कितना हो जाएगी, E नॉट के इक्वल तो हो जाएगी के इनफाइनाइट, और जो इंड्यूस्ड चार्ज होगा वो भी आपके Q नॉट के इक्वल हो जाएगी, और जो नेट फील्ड होगी वो जीरो हो जाएगी, कंडक्टर के अंदर नेट फील्ड तो हमेशा जीरो होती है। के इनफाइनाइट पुट किया E आई और E नॉट सेम हो गया, के इनफाइनाइट पुट किया Q आई और Q नॉट सेम हो गया, और अगर E आई और E नॉट सेम है तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, है ना। तो नेट फील्ड उसके अंदर क्या होती है, उस कंडक्टर के केस में जीरो, राइट। ये आपके कुछ दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, इंड्यूस्ड चार्ज एंड इंड्यूस्ड फील्ड, राइट। तो इसको ये काफी बेसिकली आपका यूज एकदम प्रॉपर्ली हम इसमें ऑर्डर वे में पढ़ रहे हैं, उसको हम इस तरह से
ये हम इस तरह से कर सकते हैं। तो ये होता है इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटी। या इसके बाद एक डेरिवेशन होता है पार्शियल डाइलेक्ट्रिक स्लैब का, है ना। एक डेरिवेशन होता है कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर विद पार्शियल डाइलेक्ट्रिक स्लैब। देयर इज अ डेरिवेशन ऑफ कैपेसिटेंस of a capacitor with partial dielectric slab, with partial dielectric slab, है ना। कि अगर पार्शियल कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब है तो उसका हम कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे। तो आप सिंपल सा देखो कि पार्शियल डाइलेक्ट्रिक स्लैब का मतलब ये कि पूरी फील्ड नहीं है, ये कोई कैपेसिटर, ये भी कोई कैपेसिटर की दूसरी प्लेट, बीच में मैंने कुछ पार्शियल स्लैब इसमें इंसर्ट कर दिया, है ना। एक कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है के, है ना, और इसकी विड्थ आपको दी हुई है टी, और प्लेट के बीच का सेपरेशन जो है वो डी, प्लेट के बीच का सेपरेशन कितना है बेसिकली आपका डी। तो मुझे इसका फॉर्मूला ड्राइव करना है कि अब इसका कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द कैपेसिटेंस, है ना, कि कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी है। कैपेसिटेंस आपको पता ही है, किसी भी कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस होता है वो C इक्वल टू होता है Q बाई पोटेंशियल डिफरेंस का अमाउंट, ये तो होता है। तो पहले तो आप यहाँ पे कोई चार्ज दे दो, सपोज आपने यहाँ पे चार्ज दे दिया, वो Q नॉट दे दिया, प्लस Q नॉट माइनस Q, और जैसे प्लस Q नॉट माइनस Q नॉट होगा यहाँ पे फील्ड आ जाएगी, और ये एक्सटर्नल फील्ड हो जाएगी E नॉट, इस पूरे स्पेस में एक्सटर्नल फील्ड E नॉट आ जाएगी, है ना। और E नॉट की जो वैल्यू होगी वो हम जानते हैं, ये आपका जाएगा Q नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट है, और जैसे एक्सटर्नल फील्ड आएगी इसका पोलराइजेशन हो जाएगा। तो एक यहाँ पे अगर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, नेगेटिव चार्ज, है ना, तो यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगी, तो एक इंड्यूस फील्ड आ जाएगी, तो नेट फील्ड इसके अंदर कम हो जाएगी। बाहर अगर E नॉट है तो इसके अंदर नेट फील्ड कम हो जाएगी, ये E नॉट बाई के हो जाएगी। अभी तो आपने पढ़ा कि अगर एक्सटर्नल फील्ड E नॉट है तो डायरेक्टली के अंदर नेट फील्ड क्या होती है, E नॉट बाई के होती है। अब आपको निकालना है कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। तो अभी हम जानते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस की जो वैल्यू होती है वो एडी होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, डिस्टेंस। लेकिन प्रॉब्लम ये होगी ना कि हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म थोड़ी, कि बाहर में जहाँ पे एयर है वहां पे तो E नॉट है, लेकिन इलेक्ट्रिक के अंदर E नॉट बाई के है, तो अलग अलग निकालेंगे हम। तो जब मैं यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस निकालूंगा तो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू हो जाएगी E नॉट इंटू डी माइनस टी, क्योंकि E नॉट फील्ड इस गैप में ही तो है, तो डी से टी माइनस कर देंगे, प्लस, है ना, इलेक्ट्रिक के अंदर E नॉट बाई के है, इसको आप टी से मल्टीप्लाई कर, इसको आप किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, जैसे कि आपका टी से, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। गैप में E नॉट फील्ड थी तो E नॉट इंटू डी माइनस टी आ गया, इलेक्ट्रिक के अंदर E नॉट बाई के थी तो टी से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। इस पोटेंशियल डिफरेंस को हम यहाँ पुट कर देंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी यहाँ पुट कर दोगे, तो आपको देखिए Q नॉट तो कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से ये फॉर्मूला आ जाएगा, ये इसका जो कैपेसिटेंस होगा वो ये होगा एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी प्लस डी वाई। तो ये होता है कि जब भी कोई डाइलेक्ट्रिक में पार्शियल स्लैब होती है तो उसके कैपेसिटेंस का फॉर्मूला ये होगा एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी बाई क्या हो जाएगा, टी बाई क्यू, डिपेंड करेगा टी कितना है और के कितना है। इसी में अगर मैं ऐसा ले लूं कि ये फुल डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, ये जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है ये पहले आप फुल मत लो, पहले आप ले लो कि जैसे ये पहले डाइलेक्ट्रिक था, तो हमेशा करना कि कोई भी अगर डाइलेक्ट्रिक होगा तो डाइलेक्ट्रिक का जो के होता है हमेशा 1 से ज्यादा होगा। मान लो यहाँ पे जो पार्शियल स्लैब है वो कंडक्टिंग है, इफ स्लैब इज कंडक्टिंग, ये जो स्लैब हो गई वो कौन स्लैब हो गई, कंडक्टिंग। कंडक्टर के अभी आपने बोला इनफाइनाइट होता है, ये पार्शियल स्लैब जो टी थिकनेस की कंडक्टिंग,
तो t इनफाइनाइट हो जाएगा, तो उस केस में कैपेसिटेंस की जो वैल्यू होगी एप्सिलॉन नॉट a डिवाइडेड बाय d माइनस t हो जाएगी, है ना। और एक्चुअली स्ट्रक्चर वैसा हो जाएगा, अगर एक कंडक्टिंग स्लैब होगी तो बीच में पार्शियल स्लैब, एक और कंडक्टिंग स्लैब, तो अगर यहाँ पे प्लस क्यू नॉट चार्ज है, यहाँ माइनस क्यू नॉट चार्ज है, यहाँ पे प्लस क्यू नॉट हो गया, यहाँ माइनस, है ना। और आपको ये जो गैप होगा ये d माइनस टी बाई टू हो जाएगा, और ये भी गैप कितना हो जाएगा, हम ले लेते हैं कि बीच में रखा हुआ है d माइनस टी। तो आप थोड़ा ध्यान दो कि अगर ये कंडक्टिंग स्लैब होता तो फिर तो दो कैपेसिटर हो गए ना, एक कैपेसिटर आपका ये हो गया क्यू एन माइनस क्यू, और एक कैपेसिटर आपका ये हो गया क्यू एन माइनस क्यू, और बीच में तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ही हो, तो ये कंडक्टिंग स्लैब है ना। तो मतलब दो कैपेसिटर होंगे, दोनों किसमें हो जाएंगे, सीरीज में हो जाएंगे, है ना। बेसिकली अगर कंडक्टिंग स्लैब होता तो ये इक्विवेलेंट होता दो कैपेसिटर, और दोनों कैपेसिटर किसमें हो जाते हैं, बेसिकली आपके सीरीज, है ना। मतलब इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाता है, ये पूरी चीज जो होगी वो इसके इक्विवेलेंट, टू कैपेसिटर्स आर इन सीरीज, है ना। अगर सीरीज में होंगे, इसका मैं बोलता हूँ कि सी नॉट है, इसका भी सी नॉट है, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सी नॉट बाई टू, है ना। और सी नॉट की वैल्यू आप पुट कर दो, सी नॉट की वैल्यू हो जाएगी एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइड बाय डी माइनस टी बाई इंटू टू, तो टू टू कैंसिल हो गया, ये चीज आ जाएगी। तो ध्यान रखना बीच में अगर इलेक्ट्रिक है जिसका कि के 1 से ज्यादा है तो कैपेसिटेंस का फॉर्म ही होगा। अगर हम इस इलेक्ट्रिक को किसी कंडक्टर से ले लें तो इक्विवेलेंट होता है दो कैपेसिटर से, और दो कैपेसिटर जब सीरीज में होंगे तो उसका कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड ए डिवाइड बाय डी माइनस टी, राइट। तो ये होता है कैपेसिटर विद द पार्शियल इलेक्ट्रिक सर्किट। सर ये दोनों सीरीज में क्यों आए, एक बार फिर से बता दीजिए। सीरीज में हो जाएंगे ना बेटा, देखो एक कैपेसिटर आ गया, फिर इसी का तो दूसरा पार्ट ये है ना, अब देखो एक प्लेट आपने ये बना दी ऐसे, ये वाली प्लेट आ गई, इसके सामने एक दूसरी प्लेट आ गई, ये आ गई, और ये बीच के सारी चीज तो सेम पोटेंशियल पे है ना, तो वो इक्विवेलेंट होगा इसके, ये जो वायर लगाते हैं बीच में। फिर उसके बाद एक और प्लेट आ गई, है ना, ये वाला सरफेस, फिर उसके आगे एक और प्लेट, मतलब ये इसके इक्विवेलेंट हो जाए। जब इस तरह का स्ट्रक्चर आ जाएगा दोनों सीरीज में होंगे, और वैसे भी सीरीज में चार्ज सेम ही तो होता है, दो कैपेसिटर जब भी सीरीज में हो दोनों पे चार्ज की वैल्यू क्या होती है, सेम, क्यू नॉट माइनस क्यू नॉट प्लस क्यू नॉट माइनस, दोनों सीरीज में होंगे। तो अगर एक का सी नॉट है सी नॉट है, ये सी नॉट बाई टू हो जाए, और सी नॉट की वैल्यू कितनी होगी, एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइड बाय डी माइनस टी, नहीं डी माइनस टी बाई टू, टू कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया। तो जस्ट एक समझाने के लिए मैंने बताया, ये सारी चीज दो कैपेसिटर सीरीज में एक, तो हम इसको कर सकते हैं, है ना। अगर कंडक्टिंग है तो, अगर ये डाइलेक्ट्रिक है, ये नॉन कंडक्टिंग है, तब हम ऐसा नहीं बोल सकते, वी कैन नॉट से। सर नीचे एंड में क्या फॉर्मूला बन रहा है, एक बार दोबारा बताना, एंड वाला जो सी नॉट बाई टू के बाद क्या लिखा है, क्लियर नहीं दिख रहा थोड़ा। किस केस में, लेफ्ट साइड पे कि राइट साइड में, सर राइट। अच्छा राइट साइड पे ये चीज जो है ना, आप देखो मैंने लिखा है C इक्वल टू सी नॉट बाई टू, सी नॉट एक इस गैप का कैपेसिटेंस, और इस सी नॉट को हम क्या ले सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट ए, अब ये गैप डी की जगह पे डी माइनस टी बाई टू हो गया ना, है ना। और इस सी नॉट को अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूं तो टू और टू तो कैंसिल हो जाएगा ना, तो सेम वही फॉर्मूला आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइड बाई डी, जो कि हम वहां पे उस फॉर्मूले में के इनफाइनाइट लेके आए, इस फॉर्मूले में अगर मैं के इनफाइनाइट पुट कर दूं वही चीज आ जाएगी, ठीक है है ना, के इनफाइनाइट पुट कर दो तो वही, तो सेम चीज होगी। तो इस तरह से हम इसको डिफाइन, तो ये आ गया कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर विद पार्शियल डाइलेक्ट्रिक स्लैब, क्या हो जाएगा जैसे आपका पार्शियल डाइलेक्ट्रिक, या इसके बाद हम आते हैं इफेक्ट ऑफ
डाइलेक्ट्रिक ऑन ए कैपेसिटर। अब बस एक चीज थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस और भी करना जरूरी है कि अगर ये फुल स्लैब होता, जैसे पार्शियल स्लैब है ना, पार्शियल की बजाय अगर मैं फुल स्लैब ले लूं, तो ऑब्वियसली मतलब फुल स्लैब अगर होता तो डी और टी सेम होते, कि डी और टी पूरी जगह पे डाइलेक्ट्रिक होता फुल स्लैब, तो डी और टी सेम होते हैं। तो उस केस में जो कैपेसिटेंस होता है वो आपका के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी है ना। इस केस में कैपेसिटेंस कितना होता है, के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ठीक है ना, क्या ये इसको हम इस तरह से क्या करेंगे, जैसे आपका डिफाइन, अगर के इनफाइनाइट होगा है ना, तो हम इसको इस तरह से, अब आ गया अगर फुल स्लैब होता तो डी और टी सेम होते, तो यहाँ डी और टी अगर सेम करोगे तो के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी आए, मतलब पहले जो एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी था उसमें के मल्टीप्लाई हो, तो मतलब डाइलेक्ट्रिक जो होता है ये कैपेसिटेंस बढ़ा देता है। तभी तो हम स्लैब के बीच में डालते हैं, कभी भी डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटर के बीच में होता ही होता है। जो भी मैंने शुरू में फिगर दिए थे ना, सबके बीच में कुछ ना कुछ मीडियम है, तो मीडियम का पर्पस ये है कि के मल्टीप्लाई हो जाए, मतलब डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस को इंक्रीज कर, तो हम यहाँ पे एक कीवर्ड लिख सकते हैं, डाइलेक्ट्रिक इंक्रीजेस कैपेसिटेंस, डाइलेक्ट्रिक्स ऑलवेज इंक्रीजेस कैपेसिटेंस। ये हमेशा कैपेसिटेंस को क्या करता है, जैसे कि आपका इंक्रीज। क्या कर सकते हैं, हाँ क्या फर्क है। तो मेन जो कैलकुलेट काम है ये कैपेसिटेंस को इंक्रीज करते हैं, लेकिन और भी इफेक्ट होते हैं। तो अब जो मेन चीज हम पढ़ेंगे यहाँ पे, कैपेसिटेंस को तो डायरेक्टली बढ़ाता ही है, उसके साथ और क्या चेंजेस आएंगे वो आपको थोड़ा सा मेन पढ़ना है। तो सिंपल सा हम यहाँ पढ़ते हैं, इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटर, इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटर, है ना, कि भाई कैपेसिटर के ऊपर डाइलेक्ट्रिक का क्या इफेक्ट होता है। तो देखो जब भी इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटर आप पढ़ोगे तो एक चीज इंश्योर करना कि वेदर बैटरी इज कनेक्टेड और डिस्कनेक्टेड। तो पहला मैं केस लेता हूं कि बैटरी रिमेन कनेक्टेड, बैटरी रिमेन कनेक्टेड आफ्टर चार्जिंग, बाद में डिस्कनेक्ट कर लेंगे आफ्टर चार्ज। भाई चार्जिंग के बाद बैटरी को हमने क्या कर दिया, कनेक्टेड ही छोड़ दिया, उसको हटाया नहीं। इसका मतलब ये हो गया आपको जानना कि यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक दो प्लेट्स थे, आपने किसी बैटरी जिसका की पोटेंशियल V0 था, है ना, इस V0 से इसको चार्ज कर दिया। तो जैसे आप V0 से इसको चार्ज करोगे ना, यहाँ पे चार्ज हेलो, हाँ बोलो बेटा, मेरी क्लास में तो हाँ बताओ क्या करना है? हाँ सही है, मैंने लिख दिया ये, और मैं पहले बता चुका हूँ कि S इक्वल टू B प्लस U बाई 2 इंटू, है ना, वही तो फर्क है। क्या करें, है ना, यहाँ पे
जैसे आप किसी बैटरी से इसको चार्ज करोगे V0 से, तो इस प्लेट पे जो चार्ज होगा पॉजिटिव हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा सर, ये आपका नेगेटिव है ना। और इसके ऊपर चार्ज हमने लिया कि Q0, इसके ऊपर चार्ज कितना है कि आपका Q, है ना। और बीच में फील्ड आ जाएगी, बीच में फील्ड की वैल्यू E0 है और पोटेंशियल डिफरेंस तो ऑफ कोर्स V0 हो जाएगा, है ना। कि अगर बैटरी का एमएफ V0 है तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा V0 और एनर्जी स्टोर्ड इज U0। इस पूरे केस में एनर्जी स्टोर्ड इज U0। ये दिया हुआ है, आपने क्या किया, कोई स्विच लगा हुआ था, जैसे स्विच क्लोज किया ये चार्ज हो, ये सारी चीजें आ गई। और कैपेसिटेंस इसका C0 है, ये जो भी कैपेसिटर है उसका कैपेसिटेंस कितना है कि आपका C0 है ना। अब हम क्या करते हैं, बैटरी को कनेक्टेड छोड़ देते हैं, बैटरी को डिस्कनेक्ट नहीं किया हमने, और यहां से इसके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब पूरे स्पेस में डाल दिया। पूरे स्पेस में आपने क्या प्लेस कर दिया, डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की, पूरे स्पेस में, पार्शियल नहीं, पूरे स्पेस में फिल कर दिया। तो अगर मैं आपसे पूछूंगी कैपेसिटेंस का क्या होगा, आप जानते हो कैपेसिटेंस तो हमेशा K टाइम्स ऑफ C0 हो जाएगा। पहले आप एप्सिलॉन A/D यूज करते थे, अब K एप्सिलॉन यूज करोगे, एप्सिलॉन के बजाय हम क्या यूज करेंगे, K एप्सिलॉन। तो कैपेसिटेंस तो हमेशा बढ़ जाता है, K C0 हो जाता है। अगर वैक्यूम में C0 था तो K मल्टीप्लाई होता है। अगर मैं आपसे बोलूं इस केस में व्हाट विल हैपन टू द चार्ज, तो चार्ज भी बढ़ जाएगा, क्योंकि Q इक्वल टू होता है CV। तो आपको पता है अगर ये बैटरी कनेक्टेड है, ये पोटेंशियल डिफरेंस तो चेंज हो ही नहीं सकता, ये तो V0 ही रहेगा। लेकिन कैपेसिटेंस K टाइम्स ऑफ C0, तो जो चार्ज होगा वो K टाइम्स ऑफ Q0, तो चार्ज बढ़ जाएगा। अगर कैपेसिटेंस बढ़ा है और पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, कि जब तक बैटरी कनेक्टेड है पोटेंशियल डिफरेंस तो अलग हो नहीं सकता, है ना, क्योंकि बैटरी इज द सोर्स ऑफ कांस्टेंट पोटेंशियल। लेकिन कैपेसिटेंस बढ़ गया तो चार्ज भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। और ये चार्ज आएगा कहां से, बैटरी से, बैटरी से कुछ एडिशनल चार्ज फ्लो, और ये जो चार्ज फ्लो होगा ये आपको हो जाएगा Q0 इंटू 1 माइनस K माइनस, इतना चार्ज फ्लो हो जाएगा, है ना। ये पहले चार्ज जो था वो Q0 था, अब K Q0 है, तो जो एक्स्ट्रा चार्ज है बैटरी से फ्लो होकर यहाँ पे आएगा। तो कैपेसिटेंस बढ़ गया, चार्ज बढ़ गया, पोटेंशियल सेम रहेगा, V इक्वल टू V0 रहेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम रहेगा, क्योंकि V इक्वल टू ED तो होता है। तो अगर V सेम है, D भी सेम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड E की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी आपकी E0 है। ध्यान रखना, अगर बैटरी कनेक्टेड है तो पोटेंशियल एंड फील्ड चेंजिंग, V इक्वल टू V0 होगा, E इक्वल टू E0 होगा, चार्ज बढ़ जाएगा, T बढ़ जाएगा, और एनर्जी भी बढ़ जाएगी, क्योंकि U इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर होता है। तो अगर ये चीज K C0 हो गई, ये तो V0 है ही, तो एनर्जी भी K U0 है। हम तो ये ध्यान रखना आपने कि जब भी आप इफेक्ट देख रहे हो ना किसी भी कैपेसिटर में, जनरल में डायलेक्ट्रिक की बात नहीं कर रहा हूँ, कैपेसिटर में जब भी आप कोई चेंज करोगे, डी चेंज करोगे, एरिया चेंज करोगे, तो कैसे वो चेंज होगा सारा कुछ डिपेंड करता है इस वर्ड पे, कि बैटरी स्टिल कनेक्टेड है या आपने उसको डिस्कनेक्ट, बैटरी स्टिल कनेक्टेड है या आपने उसको क्या कर दिया, इसमें आपका डिस्कनेक्ट, है ना। कोई चीज ध्यान रखना, कैपेसिटेंस बढ़ गया, चार्ज भी बढ़ गया, पोटेंशियल एंड फील्ड सेम, और जो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी वो भी बढ़ जाएगी, वो कितने जगह से आपकी K टाइम्स ऑफ Q। ये तो हो गया बैटरी रिमेन कनेक्टेड। दूसरा केस होता है बैटरी डिस्कनेक्टेड आफ्टर द चार्ज। इस केस में हम ऐसा बोलेंगे कि बैटरी इज डिस्कनेक्टेड आफ्टर चार्ज। सेकंड केस में हम ऐसा करते हैं कि इफेक्ट जानना चाहते हैं, तो बैटरी इज डिस्कनेक्टेड आफ्टर चार्ज, है ना, कि बैटरी को आपने चार्जिंग के बाद डिस्कनेक्ट, डिस्कनेक्ट करने का मतलब ये है कि आपने किसी कैपेसिटर को चार्ज कर लिया, सेम जैसे पहले किया था आपने, स्विच क्लोज करके चार्ज कर लिया, तो सारी चीजें वैसी आ गई, चार्ज यहाँ पे Q0 आ गया, फील्ड E0 हो गई, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे V0 हो गया, और एनर्जी स्टोर इसमें U0। अब आपने क्या किया, बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया, और डिस्कनेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे स्लैब फिल कर,
डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो आपको पता है कैपेसिटेंस तो एनी हाउ बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि कैपेसिटेंस की जो वैल्यू होती है ना वो एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी होती है, सी नॉट की वैल्यू। तो जब हम डाइलेक्ट्रिक लेंगे तो यहाँ पे के मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कैपेसिटेंस तो सी इक्वल टू के सी नॉट हो जाएगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं, कैपेसिटेंस विल इंक्रीज, है ना। लेकिन व्हाट विल हैपन टू द चार्ज, चार्ज कंजर्व है, क्योंकि चार्ज बैटरी से तो आएगा, कि अगर आपने इसको डिस्कनेक्ट कर दिया तो चार्ज की वैल्यू क्या रहेगी, सेम, Q इक्वल टू Q। और चार्ज अगर सेम रहेगा तो पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि V इक्वल टू Q बाई C होती है, तो Q तो सेम है, C की जगह पे K C नॉट आ गया, पोटेंशियल की वैल्यू V नॉट बाई, इलेक्ट्रिक फील्ड भी E नॉट बाई Q हो जाएगा, और जो एनर्जी है ये भी U नॉट बाई Q। तो ध्यान रखना कि दोनों में डिफरेंस होता है, कि जब ये बैटरी से कनेक्टेड है तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, और जब बैटरी से डिस्कनेक्ट कर दिया तो चार्ज कंजर्व, बाकी क्वांटिटी इसके अकॉर्डिंग इंक्रीज या डिक्रीज, राइट। ये पूरा डिस्कशन उसके अकॉर्डिंग आप आंसर मतलब से। तो कई बार इस डिस्कशन के ऊपर आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आई विल गिव फ्यू क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस, फिर आगे बढ़ेंगे। ये होता है इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटर, कैपेसिटर पे डाइलेक्ट्रिक का बेसिक इफेक्ट क्या होता है। आई विल गिव फ्यू न्यूमेरिकल्स, आप उसको सॉल्व करो और आंसर मुझे मैसेज करो, है ना, बताना नहीं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम ऐसा ले सकते हैं, हाँ फर्स्ट क्वेश्चन यू कैन गो, हाँ ये कर सकते हैं हम क्वेश्चन का आंसर से पहले, बेस्ड ऑन द डाइलेक्ट्रिक। तो जो भी आंसर आ रहा है मुझे मैसेज कर दो।
हाँ, काफी आंसर सही आ रहे हैं, लेट मी चेक, है ना। ओके, इस तक आंसर सही आ रहे हैं। देव सिंह, आपका आंसर सही है। प्राची, योर आंसर इज करेक्ट। पुलकित गौतम, योर आंसर इज ऑल्सो करेक्ट। अभी जो पढ़ा है उसी के ऊपर बेस्ड है। गार्गी सही है। गार्गी, योर आंसर इज करेक्ट। सही बता रहे हो, मोस्टली केस में यू आर गेटिंग द करेक्ट आंसर। हाँ, सही आंसर बता रहा हूँ। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, है ना। डी ऑप्शन जो है दिव्यांश सही है। और सी तो नहीं, डी आ रहा है मेरे ख्याल से आंसर। डी आ रहा है शायद, लाइव में चेक, वैसे मैं चेक कर लेता हूँ एक बार। आंसर डी विल बी द करेक्ट आंसर। ये आंसर जो है वो डी सही है ना। ये आंसर जी, डी जो है दैट इज करेक्ट। डी इसलिए सही है, आपको ध्यान रखना कि डी आंसर में आ, ये आपका कोई कैपेसिटर था, तो एक्सटर्नल फील्ड आप ई नॉट ले लो, है ना। एक्सटर्नल फील्ड हम कितने लेते हैं, ई नॉट है। तो इस डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो फील्ड होगी वो ई नॉट बाई 2 हो जाएगी ना, और इस डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो फील्ड होगी वो ई नॉट बाई 6 हो जाएगी। तो इस डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा डेल्टा वी वन, ये ईडी होता है, ई नॉट बाई 2 इंटू डी। और इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिफरेंस होगा डेल्टा वी टू, ये आपका हो जाएगा ई नॉट बाई 6 इंटू 2। दोनों को डिवाइड कर दो, डेल्टा वी वन बाई डेल्टा वी टू, ये आपका 3/2 आ जाएगा, है ना। मींस डी ऑप्शन जो है ना, डी ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा, जो कि आपका करेक्ट होगा। तो सिंपल हम ऐसे कर लेंगे, जो भी हमने पढ़ा था अभी उसी के ऊपर बेस्ड है। तो डी ऑप्शन विल बी करेक्ट, सही बता। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी काफी कंसेप्चुअल क्वेश्चन है जो नेक्स्ट में देने जा रहा हूँ आपको मैं। हाँ, ये क्वेश्चन, सॉल्व दिस क्वेश्चन। आपको टोटल चार्ज ही बताना है सर, है ना। वर्क डन और वर्क डन बाय द बैटरी और हीट लॉस नहीं बताना। टोटल चार्ज फ्लो ही दिया हुआ है, कौन सा ऑप्शन इसमें सही है।
नहीं तो ये आंसर सही नहीं है, ये आंसर सही नहीं है मुझे लगता है। एग्जाम्पल 2 करते हैं। लेट मी चेक, कुछ आंसर आ चुके हैं। मैं देखता हूँ, एक मिनट जरा। लेट मी चेक, मैं आंसर देख लूँ फिर आपका आंसर देता हूँ ना। लेट मी चेक माय आंसर, देन आई विल गिव यू द आंसर। अरे इसका आंसर तो मेरे पास नहीं, चलो चेक करता हूँ फिर मैं। ठीक है, चेक करते हैं अभी। जो आपके आंसर मोस्टली आए हैं वो आया है, हाँ, कुछ लोग इसका आंसर दे रहे हैं बी, कुछ आंसर डी आए हैं, है ना। वरीशा सी भी आया है ना। तो बी, सी और डी आए हैं, 3-3 आ रहे हैं लेकिन सिंगल करेक्ट ही है ना। तो लेट मी चेक, एक्चुअली मेरे पास है नहीं आंसर, तो मुझे भी सॉल्व करके देखना पड़ेगा। तो इसको करते हैं, है ना, सॉल्व करते हैं, सॉल्व करके अब इससे मैच कर लेंगे, है ना। और ध्यान दो इसमें क्या हो रहा है, ये आपका कोई स्ट्रक्चर, हाँ ये तो दिया था इसने, तो आपको पता है कि ये दोनों सीरीज में है ना, तो सीरीज में दोगे तो इक्विवेलेंट C/2 हो जाए, तो जो चार्ज होगा वो C/2 होगा। तो पहले जो चार्ज होगा वो प्लस माइनस C/2 है, और अब चार्ज भी क्या हो जाएगा, प्लस माइनस C/2। हाँ, पहले जो चार्ज होगा वो क्या हो जाएगा कि आपका प्लस माइनस C/2, पहले तो चार्ज निकाल लेंगे तो C/2 हो जाएगा। तो इक्विवेलेंट पे जो होता है वो इंडिविजुअल पे होता है। अब क्या किया हमने ना, इसमें एक स्लैब किसी भी एक में डाल दी, जैसे स्लैब डाला अब इसका कैपेसिटेंस KC हो गया ना, तो अब जो C इक्विवेलेंट होगा वो आपका आ जाएगा KC/K+, हो जाएगा। दोनों को मल्टीप्लाई करके सम से डिवाइड कर देंगे, और C इक्विवेलेंट अगर इतना हो गया तो जो चार्ज होगा वो KCE/K+1। तो देखो ये तो फाइनल चार्ज हो गया है, इसने फाइनल चार्ज थोड़ी पूछा हुआ है, इसने बोला हुआ है कि फ्लो कितना होगा, है ना। फाइंड द चार्ज फ्लोइंग थ्रू द बैटरी, इसने नहीं बोला कि फाइनल चार्ज है उसके ऊपर कितना हो जाएगा। तो आपने जो निकाला है ये तो फाइनल चार्ज हो जाएगा, इनिशियल इतना था अब फाइनल इतना हो जाएगा, क्योंकि सीरीज में है तो दोनों में सेम ही रहे, कैपेसिटेंस कोई भी हो, सीरीज में कैपेसिटेंस सेम हो या नहीं हो, सीरीज में चार्ज की वैल्यू क्या होती है, सेम, है ना। तो अब इसके ऊपर जो चार्ज आ जाएगा ये आपका आ जाएगा KCE/K+1, और इसके ऊपर भी चार्ज जो होगा वो KCE/K+1, है ना, प्लस माइनस प्लस माइनस। पहले चार्ज इतना था, अब चार्ज दोनों के ऊपर इतना है, तो इस सीरीज में है तो कितने भी अलग अलग कैपेसिटेंस होने से भी चार्ज तो सेम ही रहता है। तो अब देखो कि इस प्लेट पे जो डिफरेंस इन चार्ज होगा, पहले C/2 था, बढ़ गया ना, कैपेसिटेंस बढ़ गया, है ना, कि अगर कैपेसिटेंस अब जो चार्ज होगा वो फ्लो होगा, है ना भाई। अब जो पहले और आपका डिफरेंस है क्या होगा, जैसे कि आपका फ्लो होगा, तो पहले और आपका डिफरेंस फ्लो करता हूँ इसमें, तो जैसे मैं यहाँ पे फ्लो करूंगा तो आपको अब जो चार्ज फ्लो होगा डेल्टा क्यू होगा, और डेल्टा क्यू जो होगा वो आपको आ जाएगा KCE/K+1 माइनस C/2। अब इससे सॉल्व कर लो, देखो कितना आपका आंसर, हाँ, दोनों का डिफरेंस जो होगा वो फ्लो होगा, पहले और आपका डिफरेंस लेना पड़ेगा। आप एक्चुअली पहले वाला बाद वाले चार्ज पे आंसर दे, ये ऑप्शन और बी ऑप्शन तो नहीं हो सकता, सी और डी में चॉइस है।
है ना। सी और डी में क्या है बेसिकली आपका choice, हाँ, देखो कौन सा क्या है इसमें। कौन सा ऑप्शन आ रहा है इसमें, देखो जरा सा। डी होगा, है ना, चेक करते हैं जरा सा। डी, फ्रॉम सी टू बी। देखो इसमें कई बार चार्ज वापस भी आ सकता है, इसमें चार्ज जो होगा ना वो वापस भी आ सकता है, ये भी ध्यान रखना बस, क्योंकि जो सी और डी ऑप्शन तो सेम ही है ना। एक पे बोल रहा है बी टू सी, एक पे बोल रहा है वैसे कि आपका सी टू, है ना। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ कि आप सी और डी में कैसे करेंगे, ए और बी तो नहीं हो सकता। सी और डी में चॉइस के लिए आप लोग ध्यान दो कि व्हाट इज हैपनिंग टू द कैपेसिटेंस। कि पहले सिस्टम का कैपेसिटेंस सी बाई टू था, अब कैपेसिटेंस हो गया के सी बाई के प्लस वन। तो आपको ये देखना होगा कैपेसिटेंस इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है, तो उसको हम चेक करेंगे। तो उसको चेक करने के लिए मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा स्किल यूज करूंगा। सी के को नीचे ले जाऊंगा, वन बाई वन प्लस के हो जाएगा। और आपको अभी पता है कि डायरेक्ट्रिक अगर है तो के की वैल्यू तो वन से ज्यादा होगी। अगर के की वैल्यू ये वन से ज्यादा होगी मतलब ये पूरा टर्म वन से कम होगा, है ना। ये पूरा टर्म वन से क्या होगा, इसलिए आपका कम होगा, मतलब इसकी वैल्यू सी बाई टू से ज्यादा, सही। अगर ये टर्म आपका कम होगा मतलब इसकी वैल्यू सी बाई टू से क्या होगी, ज्यादा होगी, मतलब कैपेसिटेंस बढ़ रहा है। तो कैपेसिटेंस बढ़ रहा है मतलब चार्ज भी बढ़ेगा, चार्ज बढ़ेगा मतलब बैटरी से चार्ज फ्लो। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट, सही। डी जो होगा वो सही ऑप्शन है ना। ध्यान रखना आपको, चार्ज इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है। अगर चार्ज इंक्रीज हो रहा है तब तो बैटरी से कुछ चार्ज यहाँ चला जाएगा। अगर इस सिस्टम में डिक्रीज होता तो वापस नहीं आ सकता, चार्ज वापस जो सप्लाई हो सकती है वो ध्यान देना पड़ेगा आपको। तो मैंने इस आर्गुमेंट से उसको ध्यान दिया। तो एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, है ना। सर ये डिफरेंस निकालो। अब सर एक बार दोबारा कर दो ये वाला क्वेश्चन। दोबारा कुछ भी नहीं है बेटा, देखो इसमें कुछ नहीं है। ये सी सी सीरीज में थे तो इक्विवेलेंट सी बाई टू था, तो चार्ज जो होगा वो सी बाई टू हो जाएगा। जब ये एक के आगे मैंने डायरेक्ट्रिक लगा दिया तो सी और सी अभी भी सीरीज में है, तो अब सी इक्विवेलेंट इतना हो जाएगा, तो अब चार्ज जो इतना हो जाएगा। तो पहले चार्ज इस प्लेट पे सी बाई टू था, अब चार्ज इस प्लेट पे इतना हो, तो डिफरेंस बैटरी से फ्लो, तो डिफरेंस से चार्ज है वो फ्लो कर जाएगा, तो दोनों का डिफरेंस आता है। तो दोनों का जब डिफरेंस निकालेंगे तो डी ऑप्शन से हो जाएगा। फिर कैपेसिटेंस बढ़ रहा है तो चार्ज भी बढ़ेगा ना, मतलब बैटरी चार्ज क्या करेगी, सप्लाई। तो ये पहले और अभी में डिफरेंस निकालते है ना। और सीरीज में हमेशा चार्ज सेम ही होता है कितने भी कैपेसिटर लगे। दिस वे वी कैन, तो डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन, है ना। तो डी होगा वो सही होगा। प्राची ने भी सही भेजा था, अजीजुर रहमान का भी सही आंसर था, है ना। सही बोले प्राची, आपका आंसर सही, ठीक है। क्या आपका, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक और ऐसी एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन और भी, उससे भी काफी कंसेप्ट क्लियर होता है। हाँ ये क्वेश्चन, ये भी काफी इंपॉर्टेंट।
लेट मी चेक क्या आंसर आ सकता है. हाँ, प्राची आंसर इज करेक्ट. देवांश आपका भी सही आंसर. प्राची और आंसर इज करेक्ट. ऐसा नहीं, ये सही आंसर नहीं होता. कृतिका सही आंसर है आपका. कृतिका और आंसर इज करेक्ट. है ना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ये. सही आंसर. बाद में आप के की वैल्यू पुट कर देना. जो के की वैल्यू है वो बाद में हम क्या करेंगे, पहले तो के के टर्म्स में निकाल लेते हैं, बाद में के की वैल्यू. हाँ, पुलकित सही आंसर है. योर आंसर इज करेक्ट. लेट मी एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन. सही बताया आपने. मोस्टली का आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है 2k बाई के स्क्वायर प्लस 1. हाँ, ये जो आंसर मोस्टली आ रहा है देव सिंह. देखो रेशियो बताना तो सीवी स्क्वायर के टर्म्स में नहीं आएगा, है ना, उसके टर्म्स में नहीं आएगा. मोस्टली जो आंसर स्टूडेंट्स बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं, है ना. उससे में कुछ लोगों ने वैल्यूज पुट कर दी है, कुछ लोगों ने पुट नहीं. मोस्टली जो आंसर बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं 2k बाई के स्क्वायर प्लस. हर के इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है. तो क्या पूछा है वो थोड़ा ध्यान रखना कि पहले मैंने स्विच क्लोज करके इस दोनों को चार्ज कर लिया, तो इसके अंदर एनर्जी स्टोर हो गई यू नॉट, इसके अंदर भी यू नॉट. तो इनिशियली जो टोटल एनर्जी स्टोर होगी वो 2 यू नॉट होगी. दोनों का एक्सप्रेस पोटेंशियल प्लस तो सेम ही होगा, एनर्जी स्टोर भी क्या होगी, सेम. आपने क्या किया ना, स्विच बीच पे ओपन कर दिया और ओपन करने के बाद स्लैब डाल दिया. आप देखो दोनों अलग अलग केस हो गए. इसका केस हो गया कनेक्टेड विद बैटरी, दिस इज डिस्कनेक्टेड विद बैटरी. तो जो बैटरी से कनेक्टेड होता है उसका एनर्जी के टाइम से बढ़ जाती है, और जो डिस्कनेक्टेड हो जाता है उसकी के टाइम से कम हो जाती है. जो के यू नॉट बाई के हो जाएगा. तो जो फाइनल एनर्जी होगी वो सिंपल आपकी आ जाएगी के यू नॉट प्लस यू नॉट. और आपसे ये तो पूछा था इनिशियल और फाइनल का डिफरेंस कितना हो, दोनों को डिवाइड कर दो. वो इसका जो डिफरेंस आएगा वो 2k बाई के स्क्वायर प्लस 1. और के की वैल्यू दी थी इसने कि के की वैल्यू 3 है. के की वैल्यू 3 जब पुट करेंगे के 3 राइट. सिंपल आंसर कर सकते हैं कनेक्टेड एंड डिस्कनेक्टेड के केस से. इस तरह से हम इसको अटेम्प्ट. ये काफी इंपॉर्टेंट है ना. तो कनेक्शन डिस्कनेक्शन का आपको ध्यान रखना है कि कनेक्टेड कब है और डिस्कनेक्टेड कब. तो मोस्टली को बहुत लोगों ने सही आंसर भेजा इसका, है ना. गार्गी के स्क्वायर भी होगा इसमें आपके आंसर में. तो एक के ऊपर चला जाएगा तो के स्क्वायर हो जाएगा ना. हाँ सही है, 2k बाई के स्क्वायर प्लस 1 सही है. अच्छा वो स्क्वायर ही है, सही है. ये बस. ये थोड़ा सा वी हैव स्टडीड अबाउट द डाइलेक्ट्रिक, लेकिन भी डाइलेक्ट्रिक खत्म नहीं हुआ,
हाँ, थोड़ा बहुत अभी नेक्स्ट क्लास में भी हम पढ़ेंगे, तब तक आप ये 2 क्वेश्चंस, वो टॉपिक अभी मैं कर नहीं पाऊंगा आपको, तो टाइम कम है। थोड़े से कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस पहले के बचे हुए हैं, वो कर लेते हैं, कैपेसिटर्स के ही। हाँ, एक ही क्वेश्चन कर लो जरा, कैपेसिटर विद डिफरेंट चार्ज। हाँ, सही है देवांश साहब। हाँ, सही है गार्गी आपका आंसर, योर आंसर इज करेक्ट। प्राची सही आंसर आपका। हाँ, कृतिका सही आंसर आपका। डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें डी सही हो जाएगा, थोड़ा सा इससे कंसेप्चुअल क्लियर होते हैं, कंसेप्ट काफी क्लियर होते हैं इससे भी, है ना। देखो इसमें दोनों में अलग अलग चार्ज है ना, अब तक आप पढ़ रहे थे कि इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, तो अलग अलग चार्ज होगा उससे फर्क नहीं पड़ता है तो ये कंडक्टर ही ना। तो मैंने आपको बताया हुआ है कि जैसे कंडक्टर को हम पास करेंगे, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे जो चार्ज होगा वो Q1 प्लस Q2 बाई 2 होगा, सम का हाफ इधर हाफ इधर, और इससे ये चार्ज माइनस हो जाएगा तो यहाँ पे चार्ज आ जाएगा Q1 माइनस Q2 बाई 2, है ना, पॉजिटिव, और यही निगेटिव यहाँ पे आ जाएगा माइनस Q1 माइनस Q2 बाई 2। पहले तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन निकालेंगे ना, अगर Q1 Q2 है तो चार्ज इस तरह से क्या होंगे, डिस्ट्रीब्यूट होंगे। अगर ये इक्वल एंड अपोजिट होते थे तो सारा चार्ज इनर सरफेस पर। अब आप ध्यान रखना कि मुझे अगर निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा इसके बीच में,
व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस। तो मैं पहले फील्ड निकालूंगा, पहले मैं क्या निकालूंगा वैसे कि आपका फील्ड मतलब इसका वो निकालूंगा कि चार्ज हम कौन सा लेंगे। ये पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है होता है, तो चार्ज अब ये वाला लोगे ना अंदर वाला, इन्हीं दोनों की वजह से तो फील्ड है, इन दोनों की वजह से तो बीच में कोई फर्क नहीं पड़ता है कि इसकी वजह से फील्ड, इसकी वजह से फील्ड कैंसिल होती है, इन दोनों की ऐड हो जाती है। तो जिसकी की वजह से फील्ड होगी उसी की वजह से क्या होगा, पोटेंशियल होगा। मैंने ऐसा बोला है चार्ज ऑन कैपेसिटर का मतलब होता है चार्ज ऑन इनर सरफेस ऑफ द पॉजिटिव। जब भी हम ये क्यू लिखते हैं ना, ये होता है चार्ज ऑन इनर सरफेस ऑफ पॉजिटिव। दिस इज द मीनिंग ऑफ चार्ज ऑन कैपेसिटर, है ना। बाहर में क्या चार्ज है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, पॉजिटिव प्लेट के इनर सरफेस पे जो चार्ज है वही ये चार्ज है। पोटेंशियल डिफरेंस पे डाले ना, तो Q1 माइनस Q2 बाई क्या हो जाएगा, QC। हाँ, वही कंडक्टर की जैसे डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी इसमें, तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, सही करो इसे, डी ऑप्शन सही होगा, डी ऑप्शन विल द करेक्ट आंसर, है ना, कंडक्टर का ही कंटिन्यूएशन है। उसके बाद मैं आ जाता हूँ कैपेसिटर के ऊपर। देखते हैं कौन सा क्वेश्चन आपका बच गया है। हाँ, ये भी अच्छा क्वेश्चन है ना, ये
हाँ, काफी हद तक सही ऑप्शन बताया आपने. लेट मी चेक. हाँ, सही बता रहा था आंसर. क्यू स्क्वायर बाई 2c. आंसर विद क्यू स्क्वायर बाई 2c. आपने c की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट a बाई d पुट कर दी है जो क्वेश्चन में दिया हुआ था. आंसर विद क्यू स्क्वायर बाई 2c. बिल्कुल सही आंसर. सबके आंसर सही है ना. देखो बड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन था ये, ऐसा नहीं था कि जैसे आपने इसको ऐसे किया ना तो ये ऐसा थोड़ी जाएगा, बल्कि डिस्ट्रीब्यूशन होगा. तो आप बताइए यहाँ पे चार्ज कितना हो जाएगा +2q, यहाँ पे चार्ज कितना हो जाएगा +2q, यहाँ पे जाएगा q n माइनस, है ना. चार्ज अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे आउट ऑफ द सेम और इसके इक्वल एंड अपोजिट. तो इस q n माइनस 2q की वजह से तो यहाँ पे फिट होगी और इसी की वजह से एनर्जी स्टोर होगी. तो इसमें जो एनर्जी स्टोर होगी इनिशियल वो आपकी हो जाएगी q स्क्वायर बाई 2c. एनर्जी स्टोर इनिशियल कितना हो जाएगी q स्क्वायर बाई 2c. अब मैं जैसे इसको क्लोज करूंगा तो आप उसके बाद ध्यान रखना ये +2q और +2 को कुछ नहीं होगा, ऐसे ही रहेंगे क्योंकि इसकी वजह से बीच में फील्ड आएगी. फील्ड नहीं है तो इसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, तो ये तो ऐसे ही रहेगा. लेकिन ये q n माइनस q हो जाएगी, है ना. एक्चुअली में क्या होगा, यहाँ से ये q यहाँ पे चला आया प्लस q. जैसे यहाँ से +q यहाँ पे चला आया, यहाँ पे चार्ज 0 हो गया और चूंकि +q इस -q से ऐड होगा यहाँ पे 0 है ना. क्योंकि जैसे हम इसको ज्वाइन करेंगे ये पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाएगा, दोनों सेम पोटेंशियल आ जाएंगे. और अगर पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो गया तो अंदर में फिर चार्ज तो इसलिए क्यू फ्लो होकर यहाँ पे आ गया 0. मतलब इनिशियल एनर्जी इतनी थी, फाइनल एनर्जी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी. फाइनली जब क्लोज कर देंगे फाइनल एनर्जी सिस्टम में क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी. तो जो डिफरेंस होगा वो डेसिपेट होगा. तो जो हीट डेसिपेट होगा इस केस में वो क्यू स्क्वायर बाई 2c. अगर मैं हीट की बात करूं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में, हीट जो डेसिपेट होगा वो क्यू स्क्वायर बाई 2c. सी की वैल्यू पुट कर दो, ये आपका हो गया क्यू स्क्वायर a बाई 2 एप्सिलॉन नॉट. 2 एप्सिलॉन नॉट a इनटू. अब ध्यान का कैसे किया है भाई, इस +2 के और +2 का कुछ भी नहीं होगा क्योंकि इसकी वजह से तो कोई पोटेंशियल डिफरेंस है ही नहीं. जिस चार्ज की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो फ्लो होता है, ताकि पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो. तो क्यू यहाँ से फ्लो होकर यहाँ पर आ जाएगा 0 0 चार्ज, तो एनर्जी भी 0. तो जो डिफरेंस होगा वो हीट के फॉर्म में डिस्कस, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. So this is the capacitors, right? तो capacitors की अभी हाफ क्लास और होगी, तो एक दिन हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ रहेंगे कैपेसिटर एंड आरसी सर्किट. That is the combination of resistance and capacitance. Right? That is all for today. Bye bye. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.